So we have to begin with the classification of attention. सेंसेशनल प्रोसेसेस वगैरह और अटेंशन का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन. सो जो अटेंशन है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन. सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न्ड मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई. सो सेलेक्टिव अटेंशन क्या है? जिसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई को चूज करते हैं फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई. अब तुम बोलोगे कि मैम फिर अटेंशन और सेलेक्टिव अटेंशन में फर्क ही क्या हुआ? अटेंशन में बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से तुम किसी 4 पर अपनी अटेंशन डालते हो, 4 में से किसी 2 या 3 पर अपनी सेलेक्टिव अटेंशन डालते हो. This is the process of attention. This is the difference between attention and selective attention. ठीक है? It is already indicated that our perceptual system has a limited capacity to receive and process information. ये हमें already पता है कि जो हमारा perceptual system है उसकी बहुत limited capacity है. मतलब हम एक टाइम पे बहुत सारी चीजें परसीव नहीं कर सकते हैं, उस पर अटेंशन नहीं डाल सकते हैं. This means that it can deal only with a few stimuli at a given moment of time. इसलिए हम सिर्फ कुछ ही stimuli पर फोकस कर सकते हैं या कुछ ही stimuli से डील कर सकते हैं at a particular point of time. अब साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जो बताते हैं कि हम सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई किस बेसिस पे करेंगे. ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो क्वेश्चन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है. 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज सिलेक्टिव अटेंशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सिलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ये ज्यादातर या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. तो हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स की भी और स्टिमुलाई की भी. अब जो फैक्टर्स हैं हमारे वो 2 तरीके के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से शुरू करेंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है. हम सबसे पहले एक्सटर्नल स्टिमुलाई से शुरू कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम शुरू कर रहे हैं. अब बाकी की जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. The size, intensity and motion of stimuli appear to be the important determinants of attention. तो जब हम बात करते हैं स्टिमुलाई की कैरेक्टरिस्टिक्स की तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइज, इंटेंसिटी और मोशन ऑफ स्टिमुलाई. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी. जितना बड़ा, जितना ब्राइट और जितना मूविंग स्टिमुलाई होगा वो हमारी सेलेक्टिव अटेंशन ज्यादा ग्रास्प करेगा एज कंपेयर टू ऐसा स्टिमुलाई जो कि छोटा है, नॉन ब्राइट है या फिर मूविंग नहीं है. इसके अलावा अगर कोई स्टिमुलाई नोवल है या मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, नोवल का मतलब न्यू है, या फिर मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, तो वो हमारी सेलेक्टिव अटेंशन ज्यादा जल्दी ग्रैस्प करेगा एज कंपेयर टू ऐसा स्टिमुलाई जो इतना न्यू नहीं है और बहुत इजी है. ठीक है, सिमिलरली जो रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई होते हैं वो हमारी सेलेक्टिव अटेंशन ज्यादा ग्रास्प करते हैं एज कंपेयर टू वर्बल नरेशंस. तो अगर आप वर्बली कोई चीज सुन रहे हो, जैसे हमें गाने बहुत जल्दी याद होते हैं, वहीं अगर मैं लेक्चर तुम मेरा सुन रहे हो तो तुम्हें वो इतनी जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हें गाने बहुत जल्दी याद होंगे.
क्योंकि जो रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई होते हैं वो हमारी अटेंशन जल्दी ग्रास्प करते हैं, ठीक है, और इसलिए हम उनको प्रोसेस भी जल्दी करते हैं। सडन और इंटेंस स्टिमुलाई जो होते हैं वो भी हमारी सिलेक्टिव अटेंशन बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द इंटरनल फैक्टर्स विच आर द फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल। अब जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो डिवाइडेड हैं इनटू टू अगेन, मोटिवेशनल एंड कॉग्निटिव। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का बन रहा है, क्योंकि फैक्टर्स तुम देखो बहुत सारे हैं। पहले फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइडेड है, फिर इंटरनल आगे कॉग्निटिव और मोटिवेशनल में डिवाइडेड है। अब समझते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स से रिलेटेड होते हैं। तो जब कभी भी आप अगर सपोज करो कि अगर आप बहुत ज्यादा हंग्री हो, तो अगर मेरा यहाँ पे लेक्चर चल रहा है और सपोज करते हैं तुम्हारी 2 घंटे से पहले से भी क्लासेस थी, तो तुम्हें भूख लग रही है इस टाइम पे, तो अगर इंस्टीट्यूट की किचन में अभी मैगी बन रही होगी तो तुम्हारा ध्यान सबसे पहले वहां जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा मोटिवेशनल फैक्टर है, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है। सोशल नीड्स की ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि अगर सपोज करते हैं कि अभी तुम्हारा लेक्चर चल रहा है, दूसरी ही क्लास में तुम्हारे दोस्त अलग लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये लेक्चर ओवर होते ही मुझे अपने दोस्तों के साथ में बाहर जाना है। अब बाहर अगर वो इस रूम के बाहर खड़े होकर तुम बात कर रहे होंगे तो तुम्हारे कानों के पर्दों पे सबसे पहले उन्हीं की आवाज पड़ेगी, तो वो तुम्हारी सोशल नीड्स है। तो ये जो सोशल, ये आ गया मोटिवेशनल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स जो है वो आपके मोटिवेशनल फैक्टर में आती है, इसलिए ऐसी चीजें आपकी अटेंशन जल्दी ग्रास्प करेंगी एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव फैक्टर्स में आता है आपका इंटरेस्ट, एटीट्यूड और प्रिपरेटरी सेट। जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं आप उनको जल्दी अटेंड करते हो या फिर आपकी अटेंशन उस पर जल्दी जाती है। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा फेवरेबली हमारे लिए डिस्पोज होते हैं, मतलब कि आपका एटीट्यूड उनकी तरफ ना बहुत पॉजिटिव है, तो आपका ध्यान उसके ऊपर जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू ऐसी चीज जिसके टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, आप वो चीज करना ही नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी सेट। अब प्रिपरेटरी सेट 1 नंबर में डिफाइन करने को भी आ सकता है, इसलिए मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। Preparatory set generates a mental state to act in a certain way and readiness of the individual to respond to one kind of stimuli and not to others. Preparatory set का मतलब ही यही होता है कि आप एक स्टिमुलाई पे रिएक्ट करने के लिए पहले से ही रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे घर में नहीं ओके तुम कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, या फिर चलो सॉन्ग ही रखते हैं, कोई फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो, उसका एक पार्ट है जो तुम्हें बहुत पसंद है, एक स्टैंजा है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अब तुम क्या हो उसके लिए रेडी हो एकदम, तुम क्या करते हो, वेट करते हो उस पर्टिकुलर स्टैंजा के लिए। दैट इज योर प्रिपरेटरी सेट, कि तुम प्रिपेयर्ड हो टू रिस्पॉन्ड टू वन काइंड ऑफ स्टिमुलाई इन अ सर्टेन वे, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टैंजा जो मेरा फेवरेट है वो तो मैं साथ में ही गाऊंगा या साथ में ही गाऊंगी। दैट इज योर प्रिपरेटरी सेट, ठीक है। तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो कि उसको तो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है, तुम कोई और रिस्पॉन्ड करोगे ही नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज योर कॉग्निटिव फैक्टर्स। आर वी क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि जो साइकोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंट्स पे चलती है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो थ्योरीज भी आएंगी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज हैं इन शॉर्ट, जो सिलेक्टिव अटेंशन को एक्सप्लेन करती हैं कि सिलेक्टिव अटेंशन इस प्रोसेस से होता होगा।
तुम्हें जिस थ्योरी पे बिलीव करना है तुम वो करो, लेकिन तीनों थ्योरीज पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी है फिल्टर थ्योरी। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है। बाकी इसके अंदर क्योंकि 3 थ्योरीज हैं तो वो 2-2, 3-3 नंबर में इंडिविजुअली भी आ सकती है। ओके, फिल्टर थ्योरी जो है वो दी थी ब्रॉडबेंड ने। ब्रॉडबेंड ने ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टिमुलाई जो हैं वो साइमल्टेनियसली हमारे रिसेप्टर्स पर रिसीव होना चाहते हैं, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव होना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मूविंग थ्रू द शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम दे एंटर द सेलेक्टिव फिल्टर। अगर कोई सेंस ऑर्गन पे पड़ भी गया, सेंस ऑर्गन्स पे ये सारे के सारे स्टिमुलाई पढ़ना चाहते हैं, सेंस ऑर्गन से ये जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ इतना समझो कि सेंसरी मेमोरी के बाद में, यानी कि सेंस ऑर्गन जब चीजों को रिसीव कर लेती हैं उसके बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से होते हुए वो जाते हैं सेलेक्टिव फिल्टर तक। अब ये जो सेलेक्टिव फिल्टर है वो क्या करता है, कुछ ही स्टिमुलाई पर फोकस करता है और बाकी के स्टिमुलाई को स्क्रीन आउट कर देता है, ठीक है। अब जो स्टिमुलाई सेलेक्टिव फिल्टर ने सेलेक्ट किया है वो जाएगा हायर प्रोसेसिंग के लिए। हायर प्रोसेसिंग कहां होगी, सीएनएस में होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और वहां पर जो ब्रेन है उसको एक मीनिंग असाइन करेगा, यानी कि उस स्टिमुलाई को परसीव करेगा और आगे की मतलब परसेप्शन हो जाएगी एंड देन यू विल स्टोर इट इन योर मेमोरी। दैट्स हाउ द परसेप्शन इज डन। ये सारी चीजें यहीं पे क्लियर करके चलोगे तो आगे मेमोरी वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, थिंकिंग वाला चैप्टर आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। सो वही स्टिमुलाई जो है हायर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं जो सेलेक्टिव फिल्टर को पार कर पाते हैं। जो सेलेक्टिव फिल्टर को पार नहीं कर पाएंगे वो ब्रेन तक पहुंचेंगे ही नहीं, अकॉर्डिंग टू फिल्टर थ्योरी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी। अब फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी जो है वो दी है ट्रेसमैन ने। ट्रेसमैन ने फिल्टर थ्योरी को ही आगे मॉडिफाई किया है, ठीक है। अब ट्रेसमैन बोलते हैं ओके, फिल्टर थ्योरी में हमने ये समझा कि सेलेक्टिव फिल्टर जो है चीजों को डिसाइड करेगा कौन हायर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। ट्रेसमैन बोलते हैं कि जो चीजें सेलेक्टिव फिल्टर के पार नहीं जा पाती उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली स्क्रीन आउट हो चुकी हैं या वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी हैं। कुछ चीजें जो पर्सनली रेलिवेंट होती हैं वो फिर भी सेलेक्टिव फिल्टर को पार कर लेती हैं, पर्सनली रेलिवेंट चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्राउडेड मार्केट में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर द वे आउट, कि अब तुम्हें इस मार्केट से बाहर निकलना है, ओके। तो तुम्हारा पूरा का पूरा, अगर हम फिल्टर थ्योरी पर ध्यान दें तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वो वे आउट ढूंढने के लिए होगा। तो सारी की सारी चीजें, आपका जो सिलेक्टिव फिल्टर है वो सारी की सारी चीजें स्क्रीन आउट कर रहा है, बस आपका पूरा का पूरा ध्यान है कि मुझे इस मार्केट से एग्जिट ढूंढनी है, ठीक है। पीछे से अगर किसी ने आपका नाम बुला दिया तो वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली रेलिवेंट है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सिलेक्टिव फिल्टर है वो चीजों को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता, वो चीजों को कंप्लीटली स्क्रीन आउट नहीं करता, सिर्फ एटीन्यूएट करता है, यानी कि सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को वीक करता है। जो पर्सनली रेलिवेंट चीजें होती हैं वो उतनी वीक नहीं हो पाती, इसलिए वो सिलेक्टिव फिल्टर को पार करके हायर प्रोसेसिंग में कभी कभी पहुंच जाती है। ऐसा ट्रेसमैन ने बोला इन द फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी। तभी मैंने एटीन्यूएट वर्ड यूज करा। एटीन्यूएट का मतलब होता है स्ट्रेंथ का वीक होना।
ठीक है। सो वीक नहीं हो रही, मतलब स्ट्रेंथ वीक करता है सिर्फ सेलेक्टिव फिल्टर, कंप्लीटली ब्लॉकआउट नहीं करता है किसी भी स्टिमुलाई को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज मल्टी मोड थ्योरी। मल्टी मोड थ्योरी जो है वो दी है जॉनस्टन एंड हेन्स ने। अब मल्टी मोड थ्योरी ये बोलती है कि जो अटेंशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ओके, दैट अलाउज सिलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस पर हम सिलेक्शन होता है। सबसे पहले होता है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप चीजों की सपोज करते हैं विजुअल इमेजेस बनाते हो। उसके बाद में होता है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप उससे मीनिंग एसोसिएट करते हो। एंड देयर इज थर्ड सेंसरी प्लस सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। पहली स्टेज पर सेंसरी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैं एक बच्चे को फ्रूट्स के नेम याद करवा रही हूँ, तो मैंने उसे एक लाल कलर का फ्रूट दिखाया है, ये हो गई बच्चे की सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेज पे होती है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम मीनिंग एसोसिएशन करते हैं। अब मैंने बच्चे को समझाया कि इस लाल कलर के फ्रूट का नाम है एप्पल, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, थर्ड स्टेज पर प्रोसेसिंग करेगा सिमेंटिक प्लस सेंसरी, कि इस लाल कलर के फ्रूट को एप्पल बोलते हैं। तो 3 स्टेजेस में प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू मल्टीमोड थ्योरी। उनके हिसाब से हमारा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है जो इससे पहले की थ्योरीज में बोला गया है। हाँ 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 हाँ, यस, वैसे ही हो जाएगा। बच्चा जब उसको कंबाइन कर देगा, बस मुझे थोड़ा सा धीरे पढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें होती तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में है, बट क्योंकि मुझे तुम्हें अच्छे से लेवल बाय लेवल समझाना है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके समझा रही हूँ। बट ये हो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ही रहा है। अभी तुम मेरा लेक्चर भी तो प्रोसेस ही कर रहे हो, बोथ सेंसरी रिप्रेजेंटेशन एंड सिमेंटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो it is also suggested that more processing requires more mental effort. When the messages are selected on the basis of stage 1 processing, early selection, less mental effort is required than when the selection is based on stage 3 processing, late selection. तो जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा मेंटल एफर्ट भी लगेगा। जब आप सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर करोगे, जिसको हम अर्ली सिलेक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे मेंटल एफर्ट कम लग रहा है। जब आप थर्ड स्टेज पर आकर करोगे, जिसमें आप सेंसरी और सिमेंटिक दोनों एक साथ कर रहे हो, तो वहां पे आपका मेंटल एफर्ट ज्यादा लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं लेट सिलेक्शन। क्लियर हुआ? आगे चलो। You have 15 minutes. Okay, so selective attention is over. Now we are going to begin with sustained attention. Sustained attention, when selective attention is mainly concerned with the selection of stimuli, sustained attention is concerned with concentration.
It refers to our ability to maintain attention on an object or event for longer durations. It is also known as vigilance. ठीक है, तो सस्टेन का मतलब ही क्या होता है? मेंटेन करना। यहां से आप अपने दिमाग में एक रिट्रीवल क्यू बना सकते हो, एक एसोसिएशन बिठा सकते हो कि सेलेक्टिव का मतलब होता है जहां पर आप स्टिमुलाई को सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ स्टिमुलाई कि किसके ऊपर अटेंशन पे करनी है। सस्टेन्ड अटेंशन में आप एक ही ऑब्जेक्ट पे या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे आप अपनी जो अटेंशन है वो सस्टेन कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, और इसको विजिलेंस भी बोलते हैं। इट कैन बी अ 1 मार्कर, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, या फिर एजर्शन रीजन में भी आ सकता है। ओके, जैसे हमने सिलेक्टिव में फैक्टर्स सीखे थे वैसे ही देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग sustained attention also. ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द सस्टेन अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपनी अटेंशन मेंटेन करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सेंस मोडालिटी। Again, can be a 2-marker question or a 3-marker question. Define sustained attention and what are the factors affecting sustained attention. सेंस मोडालिटी का मतलब होता है कि जब चीजें ऑडिटरी होती है, यानी कि स्टिमुलाई ऑडिटरी होता है एज कंपेयर टू विजुअल, तब आपकी सस्टेन अटेंशन बेटर होगी। इसलिए आप देखना कि आज की डेट में हम 3 घंटे की मूवी बैठकर नहीं देख सकते, हमारा वो अटेंशन स्पैन ही खत्म हो चुका है। उसके ओटीटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हो गया है कि जब स्टॉप कर करके देख सकते हैं तो थिएटर में क्यों जाना है, वो भी एक फैक्टर है। बट एज यू कैन सी हमारी सस्टेन अटेंशन कम हो गई है। तो आपकी मूवी पर या किसी लेक्चर पर, अगर 3 घंटे का लेक्चर हुआ तो आप अपनी मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन वही लेक्चर अगर आप खाना खाते हुए यूट्यूब पर चलाकर सुन रहे हो तो आपकी अटेंशन वहां मेंटेन रहेगी, क्योंकि यही है मतलब द रिसर्चेस। ये कभी भी तुम ट्राई भी करके देखना। हाँ हाँ, इसके पीछे अब एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं वो मैंने पढ़े नहीं है, बट दिस इज द फैक्टर कि ऐसा होता है कि हम ऑडिटरी। हाँ, हाँ, विजुअल में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें थक जाती हैं या दिमाग थक जाता है, नहीं देख पाते, लेकिन ऑडिटरी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई। क्लैरिटी और स्टिमुलाई मतलब कि जितना ज्यादा जो स्टिमुलाई होगा वो क्लियर होगा, उतनी आपकी सस्टेन्ड अटेंशन रहेगी। अगर जो स्टिमुलाई है वो अनक्लियर हो गया तो आपकी अटेंशन सस्टेन उसके ऊपर नहीं रहेगी। इसलिए अब हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर लेक्चर में ऑडियो क्रैक हो रही है या फिर जो वीडियो आ रही है वो सही नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, ब्लर आ रही है, तो आपकी सस्टेन अटेंशन उस पर मेंटेन नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर है तो उस पर आपकी सस्टेन अटेंशन रहेगी। ठीक है, हैं? तो ओवरलोडेड हो सकते हो ना, इसलिए। नेक्स्ट इज टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब कोई स्टिमुलाई रेगुलर इंटरवल्स पर आता है तो हमारी अटेंशन उस पर सस्टेन रहती है लंबे समय के लिए। पर ऑन द अदर हैंड अगर वो इरेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है तो आपकी उसके ऊपर अटेंशन सस्टेन नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम भी सोच सकते हो अपने एनवायरमेंट से, अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल दिखे तो। ओके, ओके, बोल सकते हैं यस। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि तुम्हें पता है कि सपोज करते हैं कि तुम्हारी टीटीएस में क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब टीटीएस में तुम्हारी सपोज 3 घंटे की क्लासेस होती है लगातार, तो तुम्हारे दिमाग को अब आदत पड़ चुकी है हर रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर टीटीएस पे तुम्हें 3 घंटे अपनी अटेंशन सस्टेन करनी ही करनी है।
तुम्हें हर लेक्चर के बीच में सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तो वहां पर एक प्रिपेयर्डनेस होती है, तो वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, तो आप अपनी अटेंशन सस्टेन कर पा रहे हो। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर एक दिन में से मैंने ऐसा कर दिया कि तुम्हारी MWF पे सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई अब तो क्लास आज मतलब इस हफ्ते जो क्लास है वो MWF होगी, तो अब तुम्हें 1 घंटे की बजाय 2 घंटे अपनी अटेंशन सस्टेन करनी पड़ेगी, तो वहां तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को आदत कब है, TTS पे करने की, मैंने MWF बोल दिया। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल पे जो चीज होती है उस पर सस्टेन अटेंशन करना आसान है। स्पेशल अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब कोई स्टिमुलाई एक फिक्स्ड प्लेस पे होता है तब उस पर अटेंशन मेंटेन करना आसान है एज कंपेयर टू अगर कोई वो फिक्स्ड प्लेस पे नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी ना पीछे गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ही ये रूल निकाला है कि जो हमारी व्हीकल्स की नंबर प्लेट है उसके ऊपर एक चिप होनी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर इंडिया लिखा होता है। उस चिप में व्हीकल्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है एंड वो व्हीकल के नंबर प्लेट पे आई डोंट नो लेफ्ट कॉर्नर, हाँ स्कैन होती है वो, जिससे व्हीकल का और जो व्हीकल ओनर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलाती है। ठीक है, तो वो जो चिप होती है वो नंबर प्लेट पे या तो लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, राइट कॉर्नर पे होती है, आई डोंट रिमेम्बर, राइट कॉर्नर पे होती है। ओके ठीक है, तो अब जब ये नया नया रूल आया था तो पुलिस वालों के लिए बहुत आसान था आइडेंटिफाई करना कि ओके राइट कॉर्नर पे है, वी जस्ट हैव टू सस्टेन आवर अटेंशन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द नंबर प्लेट। तो उस उनके लिए आसान था कि राइट कॉर्नर पे ही तो अटेंशन मेंटेन करनी है, बाकी कहीं पे करनी ही नहीं है। वहीं अगर किसी नंबर प्लेट पे वो लेफ्ट पे होता, किसी नंबर पे वो राइट पे होता, तो कितना मुश्किल होता। तो इसलिए जब वो फिक्स प्लेस पे होता है तो अटेंशन मेंटेन करनी आसान है, पर ऑन द अदर हैंड अगर फिक्स प्लेस पे नहीं है तो मुश्किल है। ठीक है, डिवाइडेड अटेंशन भी खत्म करवा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइडेड अटेंशन। अब बहुत बारी हम टू डिफरेंट थिंग्स को एट द सेम टाइम अटेंशन दे रहे होते हैं। जब ये होता है तो इसका मतलब है कि आप डिवाइडेड अटेंशन यूज कर रहे हो। कुछ ओकेजन्स पर अटेंशन जो है इट कैन बी एलोकेटेड टू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम। बहुत बारी हम ये चीज कर लेते हैं। हाउएवर ये तभी पॉसिबल हो जाता है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ में पॉसिबल है जो हाईली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटीज हैं। जो हाईली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटीज नहीं है उनके साथ में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके सो ये जो है एकदम ऑटोमेटिक हो जाता है और बहुत कम अटेंशन इस चीज में लगती है। सो जो स्लाइटली प्रैक्टिस एक्टिविटीज हैं या फिर जो कम प्रैक्टिस एक्टिविटीज हैं उस पर ये हमारी डिवाइडेड अटेंशन होना बहुत मुश्किल है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है जिसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये विदाउट एनी इंटेंशन हो जाता है। सेकंड, अनकॉन्शियसली हो रहा है, आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। इसके अलावा इसके अंदर बहुत लिटिल या बिल्कुल ही थॉट प्रोसेसेस नहीं लग रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तुम हर रोज ये सब कर रहे हो, हर रोज। अभी किसी का एग्जाम्पल ले लो, मैं एक एक लाइन अगर रीड नहीं भी करूं तब भी मैं तुम्हारे नोट्स में से एक एक लाइन तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं रीड नहीं भी कर रही तब भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रैक्टिस फिनोमेना है मेरे लिए। कितने सालों से पढ़ा रही हूँ तो पता है कि हर लाइन का मतलब क्या है। मुझे एक वर्ड भी अगर दिख गया तो मुझे पता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाईली प्रैक्टिस स्किल है। मैं साथ साथ बोर्ड भी यूज कर रही हूँ, पीछे एक बच्चा बैठ के टेस्ट दे रहा है उसके ऊपर भी मेरा ध्यान है, तुम दोनों के ऊपर भी ध्यान है, तुम्हारी हर चीज के ऊपर ध्यान है। इसके अलावा फोन में क्या चल रहा है उस पर भी मेरा ध्यान है, मतलब जो नोट्स खुले हुए हैं मेरे कि वो बंद ना हो जाए इस पर भी मेरा ध्यान है। सो डिवाइडेड अटेंशन आई एम यूजिंग फॉर द स्किल्स विद विच आई एम हाईली प्रैक्टिस्ड। ये तुम हर रोज अपनी लाइफ में कर रहे हो। डिवाइडेड अटेंशन आ सकता है 3 नंबर का। अगेन डिवाइडेड अटेंशन क्या है, पहली लाइन में नोट्स में उसका डेफिनेशन आपको गिवन है और आपसे प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, यानी कि ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है उसकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूछ सकते हैं। कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिफाई करना भी आ सकता है इन द केस स्टडी। ओके, rest we will do in the next class. We will begin from ADHD.